चलिए फिर इंग्लिश की क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका न्यू रूल स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आपको क्लास को देखना है। चलिए स्टार्ट करें, सभी रेडी हैं? हाँ मैम। ओके। चलिए, हमारा जो रूल कहता है हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने इसके पहले आपको जो क्लास बताई थी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी क्लास बताई थी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का नाम हो, किसी बीमारी का नाम हो, किसी गेम का नाम हो और उसके बाद में एस लगा हुआ तो उसको हम सिंगुलर रूप में समझते हैं। बताई थी ये चीज़? हाँ मैम। ठीक। तो अब उसी रूल से संबंधित कुछ नई चीज यहाँ पे आ गई है। अब उसको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, तो अब ये सोचो, ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको हम एक कैलकुलेशन के रूप में भी मान सकते हैं। ठीक। कि हम जैसे बोलें कि किसी व्यक्ति के बारे में बोलें कि इसकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। ठीक। और वहीं अगर हम बोलें कि ये जो मैथमेटिक ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, या मेरे सर मैथमेटिक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस टाइप का सेंटेंस बोलें, तो मैथमेटिक जो शब्द है या दूसरे सब्जेक्टों की बात करें जिनमें लास्ट में एस जुड़ा होता है, तो उनके साथ में दो कंडीशन बनती हैं। या तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं या फिर कैलकुलेशन के रूप में देखते हैं। जैसे आपको यहाँ नीचे दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहले सेंटेंस में लिखा है मैथमेटिक्स इज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, आपको तीन शब्द मिलेंगे। आपको समझना कैसे है कि ये जो मैथमेटिक है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या कैलकुलेशन के बारे में बता रहा है। तो मैथमेटिक्स के बाद अगर कहीं आपको टीचर या टीच या सब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं, टीचर या टीच या सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई भी आपको अगर एक वर्ड मिलता है सेंटेंस में तो उसका मतलब होगा कि ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह लिया जा रहा है। और जब उसका सेंस एक सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानेंगे? सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में या सिंगुलर नाउन के फॉर्म में मानेंगे। जब सिंगुलर नाउन माना जाता है तो उसके साथ में लगने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। इसलिए इस सेंटेंस में मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, इसमें आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ठीक, वहीं दूसरी हम कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में आपके में लिखा हुआ है डोंट अलाउ हिम टू सिट एट द कैश काउंटर, हिज मैथमेटिक इज आर वेरी पुअर। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सेंस निकल रहा है वो कैलकुलेशन के रूप में निकल रहा है। अब कैसे निकल रहा है हम वो देखते हैं। इस सेंटेंस में बोला जा रहा है डोंट अलाउ हिम टू सिट एट द कैश काउंटर, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उसको कैश काउंटर पर बैठने को अलाउ मत करो। क्यों? क्योंकि हिज मैथमेटिक्स, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, बहुत खराब है। यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं होता, खराब होता है। ठीक। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत खराब है, इस वजह से उसे कैश काउंटर पे मत बैठने दो। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा? सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं आ रहा ना। यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है? कैलकुलेशन के, उसकी जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो खराब है, इस वजह से इसको काउंटर पे नहीं बैठने दिया जा रहा। तो जब भी मैथमेटिक्स शब्द का सेंस कैलकुलेशन में निकलता है तो उसके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। इतना समझ में आया? वहीं अगर सब्जेक्ट टीचर या टीच लिखा हुआ है या किसी टीचर का नाम लिखा हुआ है तो उस जगह मैथमेटिक को हम सिंगुलर नाउन के फॉर्म में देखते हैं। इतना सभी को समझ में आया? यस और हाँ नो? मैम। ओके मैम। यस मैम। ओके, चलिए तो हम आगे बात करते हैं अब।
जैसे हमने मैथ्स बताया वैसे ही यहाँ स्टैटिक्स के बारे में बात हो रही है। देखो, मैथमेटिक को हम गणना के लिए प्रयोग करते हैं, स्टैटिक्स का प्रयोग क्यों करते हैं हम? डाटा को या किसी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए करते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट सुना है ना नाम? तो जैसे आपने देखे होंगे ना, बार ग्राफ वगैरह पहले पढ़ी होंगे मैथमेटिक्स में, ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह। तो इनका प्रयोग किस में होता है? स्टैटिक्स में होता है। और स्टैटिक्स का यूज हम क्यों करते हैं? सांख्यिकी का किसी भी इंफॉर्मेशन को एक व्यवस्थित तरीके से जमाने के लिए करते हैं। तो यहाँ स्टैटिक्स के बारे में भी वही बात की जा रही है कि अगर स्टैटिक को एक टीच या स्टूडेंट के रूप में देखा जाए तो वो एक सिंगुलर नाउन होता है, और यदि इसको एक डाटा के या आंकड़ों के रूप में देखा जाए तो उसको हम प्लूरल मानेंगे। जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझे, statics have been taught by संतोष सर। तो taught यहाँ लिखा हुआ, taught का मतलब क्या होगा? taught जो होता है TAUGHT, taught जो होता है ये teach का सेकंड फॉर्म होता है। किसका सेकंड फॉर्म होगा? teach का सेकंड फॉर्म होगा taught। ठीक, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टीच शब्द भी मैम यही होता। क्या? थर्ड फॉर्म भी यही होता टीच हाँ, का। थर्ड भी यही होता, टीच, टॉट, टॉट। ठीक, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टॉट लिखा है मतलब टॉट का मतलब टीच। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी सेंटेंस में या तो टीचर लिखा, किसी टीचर का नाम लिखा हो, या टीच लिखा हो, या सब्जेक्ट लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उस सब्जेक्ट के नाम को सिंगुलर नाउन मानते हैं। लेकिन अगर ये तीनों नहीं लिखे हैं और वहाँ पे स्टैटिक सब्जेक्ट लिखा है तो उसको हम किसके रूप में मानेंगे? डाटा या आंकड़ों के रूप में मानेंगे। फिर उसको हम क्या मानते हैं? प्लूरल नाउन। तो उसके साथ में जो वर्ब प्रयोग होगी वो प्लूरल होगी। ठीक, जैसे उदाहरण में इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है स्टैटिक्स हैज, हैव यूज नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे? हैज। क्यों? क्योंकि इसमें टॉट लगा हुआ है। टॉट किसका फॉर्म है? टीच का फॉर्म है। इसके अलावा टीचर का नाम भी लिखा है बाय संतोष सर, यानी स्टैटिक्स हैज बीन टॉट बाय संतोष सर, यानी संतोष सर के द्वारा पढ़ाई जा चुकी है। ठीक, स्टैटिक्स जो है वो संतोष सर के द्वारा पढ़ाई जा चुकी है। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पढ़ाने के बारे में बात हो रही है, और पढ़ाते क्या? हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक, तो ऐसे साइंस में हम इसको सिंगुलर फॉर्म मानते हैं, और सिंगुलर फॉर्म के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती, यानी हैज और हैव में से क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक, आगे हम देखते हैं अब, अगर ये डाटा के फॉर्म में, यानी जो सेंटेंस लिखा है हम उसको पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स हैज हैव शोड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मेल प्रैक्टिसेस इन दिस एग्जाम। मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है गड़बड़ी। मेल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है गड़बड़ी। ठीक, तो लॉट ऑफ मेल प्रैक्टिसेस इन दिस एग्जाम, तो मतलब बोल सकते हैं यानी इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो बहुत गड़बड़ हैं। यहाँ पे बोल रहा जा रहा है स्टैटिक्स हैव शो, ये जो स्टैटिक्स है वो दर्शा रही है कि जो एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे डाटा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ना ही इसमें टीचर, ना ही टीच, ना ही सब्जेक्ट, तीनों में से कोई भी नाम नहीं लिखा। इसलिए इसको हम क्या मानेंगे कि इसमें डाटा के बारे में बात हो रही है। और जहाँ डाटा के बारे में बात हो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैव लेंगे, हैज नहीं लेंगे। हैज क्योंकि सिंगुलर होता है, और हमने आपको पहचान भी बताई थी। अगर इज, एम, आर लिखा हो तो हम कैसे पहचाने कि ये सिंगुलर क्या है? सिंगुलर के पीछे हमेशा एस जुड़ा होता है, जैसे इज, वॉज,
डज, हैज, इन सब के पीछे लास्ट में आप देखोगे तो एस जुड़ा हुआ होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सभी क्या है, सिंगुलर है। इतना सभी को समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ जाए। अगला है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स भी एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, या फिर पॉलिटिक्स एक विचार के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। तो अब हम वो देखते हैं कैसे। तो इसमें भी सेम आपका रूल फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है यदि पॉलिटिक्स के सेंटेंस में सब्जेक्ट, टीच या टीचर में से कोई शब्द आपको मिलता है, तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के नाम को सिंगुलर नाउन मानेंगे, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, अन्यथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें जो सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा है, पॉलिटिक्स इज आर अ नाइस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमें सब्जेक्ट मिल गया ना, सब्जेक्ट वर्ड मिल गया ना, तो इसका मतलब ये पॉलिटिक्स को सब्जेक्ट के रूप में माना जा रहा हो, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो सिंगुलर यानी इज और आर में से इज का प्रयोग होगा। ठीक, वहीं दूसरे सेंटेंस में जो बात की जा रही है उसमें लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज आर पैथेटिक बिकॉज politicians are corrupt and inefficient। तो यहाँ पे थॉट के बारे में बात की जा रही पैथेंट, क्योंकि ये जो हमारी पॉलिटिक्स है भारत की या कहीं की भी, वो कैसी एक पैथेंटिक है। ठीक, तो यहाँ पैथेंटिक का मतलब भाव विचार के बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक, राजनीति जो है वो मतलब करप्ट बताई जा रही है यहाँ पे, तो ये क्या हमारा थॉट है, सब्जेक्ट के बारे में तो बात नहीं हो रही। इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो कौन सी होगी, इज और आर में से आर का हम प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हमारा रूल नंबर दूसरा है, आप इसको नोट सेकंड भी डाल के बात कर सकते हो। तो इसमें डेटरमाइंस के बारे में बात हो रही है। डेटरमाइन यानी हमारे जो नाउन चल रहे हैं उसके पहले जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर किसी डेटरमाइन के बारे में बात करें, डेटरमाइन मतलब नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैथ फिजिक्स स्टैटिक्स पॉलिटिक्स, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं, और इन सब्जेक्टों को हमने नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी डेटरमाइन के रूप में देखा है। तो किसी भी सब्जेक्ट के आगे यदि पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो या फिर दा लगा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम प्लूरल वर्ब मानेंगे। ठीक, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल वर्ब मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेटरमाइन हमने किसको माना, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट में ऐसे नेम लिए जाएंगे जिनके पीछे एस लगा हो, उन सब्जेक्ट को हम लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पहचाने कि यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल आएगी, तो ऐसी कंडीशन में हम बात करेंगे पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस का मतलब होता है माई, हिज, हर, योर्स, आवर्स, देयर्स और इट्स। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ऊपर लिखे हुए हैं, मेंशन किए गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस कहलाते हैं। ये लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को? ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस बोलते हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये सभी जो शब्द आपको दिख रहे हैं इनको हम पजेसिव केस बोलते हैं। और किसी सब्जेक्ट के नाम के साथ अगर आपको ये पजेसिव केस मिल रहे हैं आगे जुड़े हुए, या फिर आगे दा लगा हुआ मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस सब्जेक्ट को हम प्लूरल नाउन मानेंगे, तो उसके साथ में प्रयोग होने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक,
जैसे उदाहरण में आपके पास लिखा हुआ है एक सेंटेंस, क्या लिखा है? सेंटेंस लिखा है माई फिजिक्स इज आर वेरी गुड। तो देखो माई क्या है? पजेसिव केस है। फिजिक्स क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट है। नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी डेटरमाइन। तो डेटरमाइन के पहले अगर पजेसिव केस लगा है तो ऐसे में हम क्या मानेंगे? इसको प्लूरल मानेंगे, सिंगुलर नहीं मानेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, उसमें लिखा है मैथमेटिक्स ऑफ राधिका इज आर वेरी पुअर। तो देखो इसके पहले भी क्या लगा है? पॉजिटिव केस नहीं है लेकिन दा लगा हुआ है। ठीक, तो सब्जेक्ट के पहले अगर दा लगा है तो उसको हम क्या मानेंगे? प्लूरल फॉर्म में मानेंगे। उसके साथ में प्रयोग होने वाली वर्ब को भी प्लूरल वर्ब में ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इज की जगह क्या लगा देंगे? आर। तो सेंटेंस बनेगा